आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट को वेलकम करता हूं। दोस्तों जीएनएम सेकेंड ईयर मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल जो दोस्तों मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 1 है और मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 2 जो है दोस्तों उसके मिक्सिंग क्वेश्चन हम ला रहे हैं। अभी कुछ दिन अभी दोस्तों चलेगा ताकि आप सभी को क्वेश्चन का पैटर्न पता हो सके और कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज हो सके आप सभी को लिए। दोस्तों ये सीधा सीधा आपको सिलेबस से ही है, सिलेबस से बाहर का नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, चाहे इसका टॉपिक हो या दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम दे रहे हैं आप सभी को। तो ये सेकेंड ईयर का दूसरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, जहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में बनता था सभी करा दिया है। दोस्तों अब ये छठा प्रश्न है आज और 5 क्वेश्चन आज हम और करेंगे। तो जो भी सेकेंड ईयर में है, जो भी सेकेंड ईयर में है, अभी 22 में एग्जाम देंगे सेकेंड ईयर का, तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम बुक स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी इसको जरूर देखिए और शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जहाँ से आपको हर एक डाउट क्लियर होगा, हर एक वर्ड समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे प्रश्न है, कहता है जब एक नर्स सर्जिकल हैंड हाइजीन कर रही हो तो उसे हाथ डैश रखने चाहिए। दोस्तों जब एक नर्स जो है सर्जिकल हैंड को हाइजीन मतलब स्वच्छ कर रही हो तो उसे मतलब साफ़ कर रही हो तो उसे हाथ डैश रखने चाहिए। मतलब हाथ कैसे रखने चाहिए जब वो हाथ को साफ़ कर रही हो, तो मतलब जो भी सर्जिकल हैंड है, मतलब जो भी नर्स है, सर्जिकल जो हैंड होता है, कोई भी सर्जिकल काम के बाद हैंड को जब वॉश किया जाता है हाथ को, तो किस तरह हाथ को रखना चाहिए। तो दोस्तों जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन 1 में है कोहनियों से नीचे 45 डिग्री के कोण पे, कोहनियों से ऊपर आरामदायक स्थिति में। मतलब जब हाथ साफ कर रहे हो सर्जिकल हाथ को तो किस स्थिति में रखना चाहिए। तो जो आंसर है दोस्तों वो आंसर होगा कोहनियों से ऊपर। जो दोस्तों हैंड धोना चाहिए वो कोहनियों से ऊपर धोना चाहिए, ऊपर की तरफ रखना चाहिए साफ करते हुए सर्जिकल हैंड को। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि सर्जिकल हैंड हाइजीन हाथों को सूक्ष्म जीवों को हटाने और मारने द्वारा विशेषित है। यह संक्रमण के प्रसार को रोकने और ओटी में रोगाणु रहित वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों जब कोई सर्जिकल काम होता है, जैसे किसी का ओटी में ऑपरेशन हुआ या कोई ब्लड वगैरह ये सब लगता है जैसे कोई सर्जिकल काम करने में, तो दोस्तों वैसे में संक्रमण होने का डर रहता है। तो दोस्तों उसे सूक्ष्म जीव को हटाने और मारने के लिए जो हाथ को साफ किया जाता है, जो हाइजीन किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, वो दोस्तों ये बहुत बड़ा योगदान निभाता है किसमें, रोगाणु रहित वातावरण बनाने में, ओटी में, या संक्रमण के प्रसार को रोकने में। यही होता है सर्जिकल हैंड हाइजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, की पॉइंट देखते हैं इसका सर्जिकल हैंड का। तो दोस्तों जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है, आप सभी से पूछा जा सकता है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग का दिशा निर्देश क्या है, लिखे। तो दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या दिशा निर्देश है दोस्तों। काउंटेड ब्रश स्ट्रोक विधि का उपयोग करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक हाथ धोए। जी हाँ दोस्तों, काउंटेड ब्रश स्ट्रोक मतलब जो गिनती है, गिन के देख के समय जो है, काउंटेड ब्रश स्ट्रोक एक विधि है, उसका उपयोग करके कम से कम 5 से 10 मिनट का हाथ को धोना चाहिए। दूसरा है किसी भी छल्ले घड़ी को निकाल दे और नाखून को भी छोटा करे। दोस्तों जब हाथ को साफ करें इस विधि के द्वारा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के निर्देश के अनुसार, तो इसमें घड़ी जो पहने हुए हैं वो निकाल दे, जो हाथ में छल्ले वगैरह होते हैं वो निकाल दे, और नाखून को छोटा इसलिए रखे ताकि आपको कहीं घाव न लगे हाथ साफ करते समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है हाथ धोते समय सभी त्वचा जगहों, जोड़ों, नाखूनों आदि को साफ करने के लिए गोलाकार गति का उपयोग करें। दोस्तों कहता है जब हाथ धोते समय सभी त्वचा, जो भी हमारे हाथ पे त्वचा है, जो भी हड्डी मतलब जोड़ है, नाखून है आदि, सभी को साफ करने के लिए गोलाकार गति का उपयोग करना चाहिए। गोलाकार गति का मतलब होता है घुमाकर, जिससे अच्छे से साफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही हाथ धोते समय हाथ को कोहनियों से 2 इंच ऊपर हर समय रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवाणु से भरे साबुन और जल से हाथों को दूषित होने से बचाता है। दोस्तों अगर कोहनियों से ऊपर रखते हैं तो आप जो भी हाथ धोते हैं वो जो भी उसका संक्रमित दूषित जल होगा वो नीचे गिर जाएगा, वो आपके और अतिरिक्त शरीर पर नहीं पड़ेगा, जिससे आपका प्रदूषण से बचे रहेंगे, जीवाणु से बचे रहेंगे। इसलिए कहता है कि जो भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग का जो विधि है वो कोहनी से ऊपर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, मिस टाइम हो चुका है,
तो देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मिस हो चुका है यहाँ पे टाइपिंग में। दोस्तों इसका अवधारणा ही पढ़ते हैं, यहाँ से अब स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों अवधारणा है कि वाहिका स्फीति त्वचा पर दिखाई देने वाली छोटी रैखिक लाल रक्त वाहिकाओं का संदर्भित करता है। देखिए दोस्तों, वाहिका जो होता है वो वाहिका स्फीति त्वचा पर दिखाई देने वाली छोटी रैखिक लाल रक्त वाहिकाओं को संदर्भित करता है। देखिए दोस्तों, जो अभी कभी कभी देखते होंगे कि आपके शरीर पे कहीं कहीं नस एकदम लाल लाल दिखता होगा, वो लगता होगा कि इसमें ब्लड चल रहा है। तो दोस्तों वही होता है वाहिकाओं, वही होता है जिसके द्वारा ब्लड जो है आपको गति करता है, उसको ही ये वाहिका संदर्भित करके रखता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, शरीर में कहीं भी त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर फैली हुई छोटी रक्त वाहिकाएँ, शरीर में कहीं भी, जी हाँ दोस्तों, कहीं भी ये फैला हो सकता है, जो आपके नस के द्वारा दिखा जाता है कि एकदम लाल लाल नस है वो। उसके बाद दोस्तों है, यह गुच्छों में होता है और इसे स्पाइडर वेन्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे नस एकदम पतले पतले एकदम लाल लाल एक साथ 3-4 तरीका से रहता है, वही होता है दोस्तों, उसी को हम स्पाइडर वेन्स करते हैं। जो छोटा छोटा एकदम लाल लाल दिखता है वो गुच्छे में रहता है 3-4 एक तरह, तो दोस्तों वो होता है स्पाइडर वेन्स। उसके बाद दोस्तों हम बता देते हैं आप सभी को, सिराएँ फैली हुई होती है। जो सिरा होती है दोस्तों वो फैली हुई होती है। ओठ, गाल, नाक और आंखें आम क्षेत्र है। वे 1 से 3 मिलीमीटर से कम चौड़ाई और कुछ सेंटीमीटर लंबाई के माप के होते हैं। कौन? जो सिरा होता है वो। अब दोस्तों इसका हम व्याख्या कर लेते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। कहता है सिराओं पर दबाव के कारण वे असहज और दर्दनाक हो सकते हैं। दोस्तों जब आपके वेन होता है वो अगर दब जाएगा तो देखते होइएगा, अक्सर अगर आपका हाथ कहीं सिर से दब गया है बहुत देर तक, तो वहाँ पे जो है ब्लड क्लॉटिंग होने का डर रहता है, जिसके कारण दर्द होने लगता है। तो इसका उपचार क्या हो सकता है? लेजर चिकित्सा, कठिन न्यायकर चिकित्सा मतलब स्क्लेरोथेरेपी, उसके बाद है शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी करके। अब दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हीमोफीलिया बी किसकी कमी है। दोस्तों हीमोफीलिया अलग होता है और हीमोफीलिया बी अलग है, इसमें बहुत तरह के है जो फैक्टर है। तो कहता है हीमोफीलिया बी किसकी कमी है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है कारक 11, कारक 9, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर एक्स, उसके बाद है दोस्तों फैक्टर 7। तो दोस्तों इसमें कौन सा है जो हीमोफीलिया बी का कारक है, कमी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा 2, फैक्टर 9। फैक्टर 9 जो है दोस्तों आपसे भी देखिए यहाँ पे हीमोफीलिया बी की कमी है। हीमोफीलिया बी किसकी कमी है? तो ये फैक्टर 9 की कमी है। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट हीमोफीलिया क्या होता है। तो दोस्तों हीमोफीलिया रक्तस्राव विकारों का एक समूह है। रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के जमने की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों हीमोफीलिया होता क्या है, जिसको भी अगर हीमोफीलिया का पेशेंट होगा उसको रक्त थक्का नहीं बनेगा। अगर उसको कहीं कट जाएगा तो उसका ब्लड जो है जल्दी से रुकता ही नहीं है, ब्लड निकलते निकलते रहता है हीमोफीलिया के पेशेंट को। तो वही कहता है कि यहाँ पे रक्त विकारों को जो होता है, रक्तस्राव के विकारों का एक समूह है जिसमें रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त थक्के जमने की आवश्यकता होती है, लेकिन हीमोफीलिया के पेशेंट में दोस्तों रक्त थक्का नहीं हो पाता है। सबसे आम प्रकार है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार दिया गया। हीमोफीलिया एक क्लासिक हीमोफीलिया जिसको कहते हैं, कम या कारक 8 है जो सबसे आम कारण है। हीमोफीलिया बी क्रिसमस बीमारी, पुरुषों में दर्द बहुत कम या दर्द हो सकता है। फैक्टर होता है 9 कारण होता है हीमोफीलिया बी का। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है, इस बीमारी का कारण एक निश्चित डीएनए स्टैंडर्ड पर एक दोषपूर्ण जीन। दोस्तों इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया पेशेंट में डीएनए का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही खराब होता है, जिसके कारण ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है और फिर ब्लड स्राव होने लगता है। मादा स्टैंडर्ड की 2 प्रतियां रखती है। यदि कोई दोषपूर्ण है तो दूसरा उसे खत्म कर देगा। दोषपूर्ण जीन उनके बच्चे को पारित कर सकता है। यदि ऐसा है तो मादा शिशु जीन रखेगा। यदि यह नर के पास जाता है तो उससे बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वे स्टैंडर्ड की एक प्रति रखते हैं। दोस्तों कहता है कि मादा के प्रति, मादा शिशु है तो जीन रखेगा, लेकिन नर के पास है तो वो बीमारी हो जाएगा उसको, क्योंकि यह स्टैंडर्ड एक प्रति रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, कहता है वेबर परीक्षण में रोगग्रस्त कान में ध्वनि का पार्श्वीकरण क्या इंगित करता है। कहता है वेबर परीक्षण, समझिएगा, वेबर परीक्षण में रोगग्रस्त कान में ध्वनि का पार्श्वीकरण क्या इंगित करता है। मतलब जिसका भी रोगग्रस्त है, कान में ध्वनि है, उसका वेब परीक्षण में क्या इंगित करता है पार्श्वीकरण में, सुनने में। तो कहता है ऑप्शन 1 में है प्रवाहकीय बधिरता, संवेद तंत्रीय बधिरता, मध्यकर्णी बधिरता, और चौथा है दोस्तों संवेद तंत्रीय बधिरता और प्रवाहकीय बधिरता दोनों का संयोजन। तो देखते हैं क्या है।
तो ऑप्शन 1 सही है दोस्तों, प्रवाहकीय बधिरता जो है इसका राइट आंसर होगा। किसका? इसी का वेबर परीक्षण में जो भी रोगग्रस्त है कान में, उसका जो भी प्रसर्वीकरण है उसका इंगित करता है प्रवाहकीय बाधिरता। अवधारणा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़िए इसको, इंपॉर्टेंट है। वेबर परीक्षण समझ में आएगा कि वेबर परीक्षण होता क्या है। वेबर परीक्षण एक ट्यूनिंग फोर्क के साथ श्रवण क्षमता के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षण है। दोस्तों वेबर परीक्षण है जो आपके कान होता है, जो सुनने का जो श्रवण है क्षमता है, उसको दोस्तों जांच किया जाता है। यह एक तरफा प्रवाहकीय श्रवण हानि, मध्य कान की श्रवण हानि और एक तरफा संवेदन तंत्रिकीय श्रवण हानि, आंतरिक कान की श्रवण हानि का पता लगा सकता है। मतलब वेबर परीक्षण में होता क्या है कि आपके मध्य है, आंतरिक है या एक तरफा जो भी है, वो सभी के दोस्तों सुनने में जो भी प्रॉब्लम है, हानि है, वो सभी का पता ये वेबर परीक्षण से लगाया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों, दृष्टि तीक्ष्णता एक निर्दिष्ट दूरी से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को संदर्भित करता है। दोस्तों जो दृष्टि तीक्ष्णता है, आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दृष्टि तीक्ष्णता को शॉर्ट नोट में लिखे, तो क्या लिखेंगे? तो यह एक निर्दिष्ट दूरी से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब कोई व्यक्ति देखने में असफल है लेकिन फिर भी उसको जो स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को संदर्भित करता है वही दृष्टि तीक्ष्णता होता है। इसे दूर और निकट दोनों दूरी पर मापा जाता है, मतलब इसे दूर और नज़दीक से भी देखने पर मापा जाता है। दृष्टि तीक्ष्णता का परीक्षण आमतौर पर स्लेनन आई चार्ट के उपयोग द्वारा किया जाता है। आप क्वेश्चन पूछेगा कि दृष्टि तीक्ष्णता किसके मतलब उपयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो स्लेनन आई चार्ट के उपयोग के द्वारा। ये फिलअप में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यही है, देखिए वेबर परीक्षण है और ये रीनर टेस्ट है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे वेबर परीक्षण कहाँ पे होता है आप सभी देख सकते हैं। ये ऊपर में फेस जो फॉर्क ब्रिज होता है, फॉरहेड पे नोज और टीथ के लिए ऊपर में लगाया जाता है, ये नॉर्मल होता है। तो यही है, इस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में देखिए वयस्कों में हाइपोथायराइडिज्म को कहा जाता है। मतलब वयस्कों में जो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एडिसन के रोग, ग्रेव्स डिजीज, अवटुवामानता और मिक्सोडेमा। दोस्तों ये सब पढ़ना होगा, थोड़ा नाम अजीब लग सकता है लेकिन ये सब पढ़ना है। तो जो वयस्कों में दोस्तों होता है, आप सभी को मैं बता दूं वयस्कों में क्या होता है। तो दोस्तों वयस्कों में जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी को मैक्सोडेमा, जी हाँ दोस्तों मैक्सोडेमा यहाँ पे चौथा नंबर है, मिक्सोडेमा सही होगा। अब दोस्तों मैक्सोडेमा जो है एक शब्द है जिसका इस्तेमाल गंभीर हाइपोथायराइडिज्म के पर्याय रूप में किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के दुर्लभ विरोधाभासी मामलों में होने वाले त्वचा संबंधी परिवर्तन का वर्णन करने के लिए इस शब्द का भी उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको पढ़ना होगा, थोड़ा वर्ड है, कहता है मैक्सेडेमा डर्मिस में म्यूकोपॉलीसेक्राइड के जमाव को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्र में सूजन आ जाती है। देखिए दोस्तों ये क्या है, मैक्सेडेमा डर्मिस में जो होता है वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड के जमाव के संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्र में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आप सभी के लिए, कहता है निचले अंग में होने वाली माइकोसिडमा की एक अभिव्यक्ति प्रीटियव माइकोसिडमा है, ग्रेव्स रोग की एक पहचान है। हाइपोथायराइडिज्म एक ऑटोइम्यूनी रूप है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सब आपको पढ़ना है। मैक्सेडमा, हाशिमोटो थायराइटिस और हाइपोथायराइडिज्म के अन्य दीर्घकालिक रूपों में भी हो सकता है। देखिए दोस्तों कहता है कि जो मैक्सेडमा है वो हाशिमोटो थायराइड्स और हाइपोथायराइडिज्म के अन्य दीर्घकालिक रूपों में भी हो सकता है, जहाँ पे सूजन हो जाता है किसी एक जगह पे, स्किन पे लालीपन हो जाएगा, ये सारी चीज़ होता है। एक ऐसी स्थिति जो तब होती है जब आपका शरीर पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है। दोस्तों यही होता है जो आप सभी समझिए ये क्या कहता है, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो कहीं भी आपके शरीर पे देखते होइएगा दोस्तों कभी कभी बड़ा सा उभार आ जाता है गोले टाइप में, जिसको सूजन हम लोग बोलते हैं, और वो क्या होता है स्टोन की तरीक़ा से बड़ा हो जाता है, वही होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन जो है आपके शरीर में नहीं बनता है। तो शरीर के किसी अंग पे जो उभार आ जाता है, जो फुल सूजन आ जाता है, वही होता है हाइपोथायराइडिज्म। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि भी आ गया है। कहता है थायराइड एक छोटी ग्रंथि है जो आपकी गर्दन को ठीक सामने बैठती है। यह हार्मोन जारी करता है।
जो आपके शरीर को ऊर्जा को नियंत्रित करने और विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, कहता है थायराइड एक छोटी ग्रंथि है जो आपके गले है ना, गर्दन उसके ठीक सामने है, और यह हार्मोन को जारी करता है, आपके शरीर को ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? थायराइड। दोस्तों थायराइड के कमी से वही जो हाइपोथायराइडिज्म है वो होता है। वही कहता है दोस्तों कि मैक्सेडमा अनियंत्रित या अनुपचारित गंभीर हाइपोथायराइडिज्म होने का परिणाम है। अगर आपको शुरू में मैक्सेडमा होता है तो आप इसको नहीं दवा करा पाते हैं या यह मैक्सेडमा अनियंत्रित हो जाता है तो यह गंभीर रूप से हाइपोथायराइडिज्म होने का परिणाम है। मैक्सेडमा में ही हाइपोथायराइड हो जाता है जब आप उपचार ना करा पाते हैं तो फिर उस स्थिति में आपके शरीर के किसी हिस्से पर बड़ा सा गोला सा एक बन जाता है, उभार आ जाता है, जिसको हम लोग सूजन बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लेकिन इसका उपयोग गंभीर रूप से उन्नत हाइपोथायराइडिज्म वाले किसी व्यक्ति में त्वचा परिवर्तन का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका जो है वो उपयोग किया जाता है स्किन के बदलने में मैक्सेडमा का। दोस्तों थायराइड ग्रंथि के अनुचित कार्य के परिणाम स्वरूप मनुष्य में माइक्सोडमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि के अनुचित कार्य मतलब जब थायराइड ग्रंथि आपके शरीर में नहीं अच्छा से काम करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो बीमारी होगा वो होगा माइकोसिडमा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पे इसका भी अगर इलाज दोस्तों अगर नहीं होता है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जहाँ पे शरीर में आपको बहुत बड़ा सूजन हो जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। कहता है मैक्सेडमा के लक्षण त्वचा में परिवर्तन के अलावा गंभीर हाइपोथायराइडिज्म के अन्य लक्षण शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सेडमा ही हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है जब इसका उपचार ना हो तो। मैक्सेडमा में होता क्या है, त्वचा में परिवर्तन होने लगता है। उसके बाद और क्या होता है दोस्तों, सांस लेने में कमी, श्वसन अवसाद हो जाता है। हाइपोथर्मिया मतलब शरीर का कम तापमान होने लगता है। एक क्वेश्चन और आया यहाँ से कि हाइपोथर्मिया क्या है, शरीर का कम तापमान। भ्रम या मानसिक सुस्ती, आपके मानसिक रूप से भी यह प्रॉब्लम करता है। निम्न रक्त ऑक्सीजन का स्तर मतलब कम ऑक्सीजन का भी होना। उच्च रक्त कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर मतलब आपके रक्त में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना। प्रगाढ़ बेहोशी हो जाने से और बरामदगी होने, ये सारे चीज़ें आपको हो सकता है जब आपके शरीर में क्या होगा, मैक्सेडमा के लक्षण उत्पन्न होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, पहले 5 क्वेश्चन किया, 5 क्वेश्चन ये किया। और दोस्तों इस सारे के सारे मैक्सेडमा है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड है, ये सारे के सारे आपको पूछा जाएगा। तो आज क्या क्लियर हुआ, मैक्सेडमा क्या होता है, हाइपोथायराइड में क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, ये सारे चीज़ हमने आज पढ़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट में। और मैंने क्या पढ़ा, ये तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा तो दोस्तों पढ़ा ही, और मैंने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, वेबर परीक्षण के बारे में हमने देखा, दृष्टि तीक्ष्णता देखा। और दोस्तों ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है दोस्तों। ये है नर्सिंग सर्जिकल, जी हाँ दोस्तों 1 या 2 सभी का दोस्तों यहाँ पे मिक्सअप है, तो आप लोग देख लीजिए। हीमोफीलिया के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे 5 क्वेश्चन पढ़ा और आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों मैंने वाहिकाओं के बारे में भी पढ़ा। और उसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा आप सभी को मैं बता देता हूँ, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप सभी को सेकेंड ईयर के लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।